हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लस टू क्लास के अकाउंटिंग रेशो के अंदर वो है सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी रेशो को बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात। मीन्स ये कंपनी की दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को ज्ञात करने के लिए निकाले जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म टाइम, लंबे टाइम में जो पेमेंट करनी है ना कंपनी को, उससे रिलेटेड है ये। तो इन अनुपात को यह पता चलता है कि भाई कितने समय में किसकी पेमेंट हो सकती है। तो कितना धन बाहरी साधनों में लगाया गया है या प्राप्त किया जाएगा। इन अनुपात से यह भी पता चलता है कंपनी अपने लॉन्ग टर्म टाइम है जो दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज का भुगतान आसानी से करने की स्थिति में है या नहीं है। तो वे कौन कौन से रेशो जो शोधन क्षमता अनुपात सोलवेंसी रेशो में आते हैं, जिसमें एक है डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो एक एक करके हम चारों रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशो। सुनिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है सोलवेंसी रेशो, जिसमें से हम बात करेंगे आज पहले इस रेशो के बारे में जिसका नाम है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण क्षमता अनुपात। तो इसमें क्या होगा, डेब्ट बाय इक्विटी, ये फॉर्मूला इसका बन सकता है डेब्ट डिवाइड में इक्विटी। फिर आप बोलेंगे कि डेब्ट में क्या क्या शामिल है, तो डेब्ट में शामिल हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या लोन भी बोल सकते हैं। डेब्ट्स मतलब लोन्स होता है। और डिवाइड में आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो नेट ट्रूथ भी बोलते हैं। तो अब आपको इस रेशो को क्लियर अच्छी तरह से करने के लिए डेब्ट इक्विटी रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए, डेब्ट और इक्विटी चाहिए। मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर फंड चाहिए। बट आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं जो, उसमें शामिल कौन कौन होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा भाई इसमें शामिल कौन कौन होता है, फिर आप इसको निकालने में दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो इसमें शामिल होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और शामिल होगा इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रोविज़न। ये सब इसमें होता है शामिल। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में शामिल कर सकते हैं डिबेंचर को। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ठीक है, डिबेंचर्स आ जाएगा, और आ जाएगा मॉर्टेज लोन। ठीक है, और आ जाएगा बैंक लोन। तो जो भी लंबी अवधि के लिए चीज़ें शामिल है वो सब आ जाएंगी। ठीक है, प्लस और क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। और पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, जो पब्लिक के द्वारा जमा होता है पैसा, डिपॉजिट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें शामिल हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डेब्ट इक्विटी रेशो निकालते टाइम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को लिखें तो इन को देखें क्वेश्चन में इनमें से कुछ है तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको निकालना होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में शामिल कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर शामिल होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये सब कुछ इसमें शामिल कर देंगे। ध्यान रहे, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया और जनरल रिजर्व हो गया, ये सब इसमें शामिल रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वे सब इसमें आते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखना है क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रेशो करना है और क्वेश्चन अपने आप आपका आंसर निकाल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा आइडियल रेशो होता है वो 2:1 होता है डेब्ट इक्विटी रेशो। अगर ये इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये जो ऋणदाता होते हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं उनके लिए खतरे की सैम्बल है भाई, इससे ज़्यादा होना और इससे कम होना उनके लिए अच्छा और फ़ायदेमंद है। ये होना तो बेस्ट है ही है। तो इस बात को भी आइडियल रेशो ये होता है डेब्ट इक्विटी रेशो। अब हम एक क्वेश्चन लेके आपको तसल्ली से इसके बारे में बताते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशो के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन डेब्ट इक्विटी रेशो। ये हमारे पास सब कुछ दे रखा है और कहता है डेब्ट इक्विटी रेशो बताइए। इसमें आंसर भी निकाल के दिखा रखा है भाई, हमारा आंसर आएगा। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन करना है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है। फॉर्मूला डेब्ट बाई इक्विटी भी बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड में शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब बात आ गई है, एक करके दोनों चीज़ लिख लीजिए। पहले हम निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, निकालिएगा। शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर नहीं आएगी, वो शेयर होल्डर फंड में जाएगी। कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आइटम शेयर होल्डर फंड के हैं। फिर उसके बाद नीचे क्या है? डिवेंचर, तो यहाँ 8% डिवेंचर आएगा प्लस 10% लॉन्ग टर्म लोन आएगा प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आ गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी है जो आपकी और करंट असेट्स है वो इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। अब आप इसके अमाउंट लिख लीजिए। डिवेंचर आपके पास है 5 लाख रुपीज़ का, लॉन्ग टर्म डेब्ट से आपका 3,40,000 रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है जो आपकी वो है 1,12,000 रुपीज़ की, ठीक है। 5 3 8 और 9 9,50,52,000 ये आपका टोटल आ गया लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, ठीक है। अब निकालेंगे आप शेयर होल्डर फंड, लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में शामिल है शेयर कैपिटल, जो शामिल है वो लिखेंगे जो यहाँ लिखा होगा। कैपिटल रिजर्व प्लस जर्नल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये 4 आइटम हमें दे रखे हैं शेयर होल्डर फंड के लिए। तो इनके अमाउंट्स नोट कर लीजिए। शेयर कैपिटल में 6 लाख रुपीज़, कैपिटल रिजर्व में 3,20,000 एंड जनरल रिजर्व में 60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। टोटल कीजिए 6 3 9 9 और 2 11 20 आपका ये आ गया शेयर होल्डर फंड का टोटल, ठीक है। अब आप फॉर्मूला वो लेके बैठे हुए हो तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला लिख ही रहा है आपका ऊपर। तो लॉन्ग टर्म आ गया आपके 9,52,000 और ये आ गया 11,20,000। तो ये 30 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। 9,52,000 था। तो अब आपको करना है इसको कैंसिल, काटना है। वैसे तो इनसे दे रखा है, इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 1 लाना है आपको। ये यहाँ पे कितना आएगा ये तो ना, यहाँ से नकल भी मार सकते हैं, बट आप उसके लिए क्या करो, सबसे बेस्ट रहेगा डिवाइड करना है ऐसे, ठीक है। 1120 इससे डिवाइड, ठीक है। ना जाने की यहाँ 0 लगेगी, यहाँ 0 पॉइंट ऐसे लगा देंगे और फिर चलेगा ये और 8 पे जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ना जाने की 0 लग के लगभग 5, तो इस तरह से ये 0.85 पे गया। तो 0.85:1 ये आपका रेशो आ गया, लगभग इतना ही है ना। तो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन।
आ गया होगा आपको समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट रेशो देखते हैं। नेक्स्ट रेशो का नाम है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो। तो टू लगा हुआ है तो ये ऊपर ये नीचे ऐसे टोटल असेट टू डेब्ट्स ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। टोटल असेट्स डिवाइड में डेब्ट्स, और डेब्ट्स को आपने क्या बोला था ऊपर फॉर्मूला आया था जब, लॉन्ग टर्म, बोलो बोलो, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, ये आया था ना। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का तो आपने अभी डिस्कस कर लिया है। उसमें क्या था कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इस तरह के सारे आइटम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आ जाएंगे। फिर टोटल असेट्स के बारे में जानना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल असेट्स के बारे में लिखेंगे। टोटल असेट्स, तो बैलेंस शीट आपने देखी है, टोटल असेट किससे मिली है, क्या बनी है, करंट असेट्स और नन करंट असेट्स से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, डेट्स ऑल, ठीक है। बट प्रॉब्लम आपके लिए क्या बनती है कि करंट असेट्स नन करंट असेट्स तो लिख लिया, फिर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नन करंट असेट्स नहीं पहचान पाते आप, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि नन करंट असेट्स में क्या क्या आइटम शामिल रहेगा। तो नन करंट असेट्स में जो है वो शामिल रहेगा जैसे कि टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल असेट्स जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, इंटेंजिबल देखा छुआ जा सकता है, ठीक है ना, इंटेंजिबल जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। उसके बाद और आ जाएगा नन करंट इन्वेस्टमेंट, नन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये सारे आइटम किसके अंतर्गत आते हैं, नन करंट असेट्स में। तो अलग अलग आ गए क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से रिलैक्स होकर करें। तो इस तरह से आपका सेकंड जो रेशो है टोटल असेट टू डेब्ट रेशो निकल जाएगा। सुनिए अब कोई एग्जांपल लेके आपको अच्छे समझाते हैं। जैसे कि मैंने एक ये क्वेश्चन लिया है, इसमें कंप्यूट कहता करने के लिए टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये निकालना है। आंसर भी दे रखा बाकी, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला दोबारा फिर मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, फॉर्मूला है टोटल असेट्स डिवाइड में डेब्ट्स भी लिख सकते हैं और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ डेब्ट्स, ठीक है, लिख दिया डेब्ट। अब टोटल असेट्स तो देखो ये रहा 35, ये तो फिर फ्री में मिल गया हमें, इसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी आपको। टोटल असेट्स आ गया 35 लाख, इसमें कुछ नहीं टेंशन कि भाई करंट असेट्स प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी, नो, सब कुछ बना बनाया आ गया। फिर अब हमें चाहिए डेब्ट्स, डेब्ट्स या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो डेब्ट्स कैसे दिखा देंगे आप, डेब्ट्स यहाँ लिख तो रहा है वैसे टोटल डेब्ट्स 32, बट टोटल डेब्ट्स क्या है, टोटल डेब्ट्स का मतलब है इसमें करंट और नॉन करंट दोनों तरह के, मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। और हमें चाहिए सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए कुल मिला के हमें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डेब्ट्स है जो, उसमें से माइनस कर देंगे जो अलग से और लायबिलिटी दे रखी है हमें, जैसे कि क्रेडिटर दे रखा है, जैसे कि बिल पेबल दे रखा है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग दे रखा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है। ये सारी लायबिलिटीज़ थी ना करंट वाली, तो इनको निकाल दो, तब जाके हम डेब्ट्स में पहुंचेंगे, टोटल डेब्ट्स में से लेस करने के बाद। अब आपको जो ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये फार्मूला नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है भाई, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है, लॉन्ग करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी होती है ना। तो टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या हो गया, सभी तरह की लायबिलिटी आ गई, और डेब्ट्स का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, मतलब तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हटाने पड़ेंगे ना, मतलब करंट लायबिलिटी जो हैं ये हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, फॉर्मूला नहीं है अलग से। तो अब आपको ये पता लग गया कितने कितने के हैं। टोटल डेब्ट्स है आपका
2 लाख का, इसमें माइनस कर दिया क्रेडिटर 2,50,000 का, इसे माइनस कर दिया बीपी 20,000 का, इसे माइनस कर दिया, दिख नहीं रहा क्या आपको, अब देखो, इसे माइनस कर दिया बीपी के बाद है भाई शॉर्ट टर्म बोरोविंग 1 लाख है, मैंने क्वेश्चन में से देख लिया है, और आउटस्टैंडिंग है भाई 30,000। तो सब लेस कर देना आपको 3,20,000 में से, तो 250 350 मतलब कि 4 लाख लेस करेंगे 28 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, लिखा है टोटल असेट्स टू डेब्ट्स रेशो, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, टोटल असेट्स 35 लाख डिवाइड में 28 लाख, ये आ गया है। पूरा पूरा इसको कैंसिल कर देना, 40 तो 50 तो कैंसिल हो गई है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 मैंने तो यहाँ से देख लिया भाई। ठीक है, बाकी आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, डोंट वरी। तो 1.25:1 ये आपका आ गया टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, आसान सा रेशो था। अब आपका नेक्स्ट रेशो देखते हैं क्या है। तो तीसरा जो रेशो है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब स्वामित्व की बात आ गई है। इक्विटी डिवाइड में टोटल असेट्स। तो अभी जो आपने 2 फॉर्मूले किए उसमें आपने टोटल असेट्स का ही पता लगा लिया है, जो कि करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स का जो मेल है प्लस करके, और इक्विटी को आपने पता लगा लिया। इक्विटी को हम बोलते थे शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो दोनों का आपको पता है। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट रेशो में आई थी ये बात, तो फर्स्ट और सेकंड रेशो आएगा तो थर्ड भी आपको समझ लो आ चुका है। तो क्वेश्चन में देखना है इक्विटी क्या है, टोटल असेट्स क्या है, डिवाइड करना है और आपका रेशो फाइंड हो जाएगा। तो फिर भी हम एक क्वेश्चन लेके इसको फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन लिया है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन। यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, नॉन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी हमें गिवन है। इसके अंदर वो कहता है डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड कीजिए। आंसर भी शो कर रखे हैं। तो आपको, तो मेरा भी टारगेट है प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड करवाना। अभी तो 2 रेशो आप करके आ चुके हैं, तो आप अपने आप कर सकते हैं इनको। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइड में टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कहाँ है, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल असेट्स आ जाएगा। इक्विटी के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड वगैरह चाहिए हमें, और शेयर होल्डर फंड के लिए हमें क्या चाहिए, इसके अंदर शामिल है। तो करते हैं स्टार्ट। इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं टोटल असेट्स निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। तो टोटल असेट्स में शामिल है करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। ठीक है, लिख दिया मैंने। करंट असेट्स में हमारे शामिल है 5,40,000 रुपीज़ ये है, और जी नॉन करंट असेट्स में शामिल है हमारा 12 लाख। तो ये आ जाएगा 17,40,000 हमारा। पहले तो ये निकल गया आपका टोटल असेट, जो डिवाइड में लगाएंगे 7,40,000। ठीक है, उसके बाद अब आपको चाहिए इक्विटी को बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। तो ये कैसे निकलेगा भाई, ये तो प्रॉब्लम बन गई। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो बैलेंस शीट का जो टोटल था ना, वो टोटल किससे मिलके बना था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, इन सब से मिलके बना था। अब हमें ये चाहिए सिर्फ, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल मतलब कि टोटल असेट्स होगी या टोटल लाइबिलिटी, वो एक ही बात होती है। मतलब कि टोटल जो है असेट्स, टोटल असेट्स है जो, उसमें से माइनस कर देंगे एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी और एक माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। ये देखो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन गया, बैलेंस शीट की वजह से बनाइए, ना कि कोई स्पेशल याद करने वाला है। तो अब टोटल असेट्स आपके 17,40,000 निकल रहे हैं। इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी चेक कर लो कितने के हैं। ये करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, पहले करंट लाइबिलिटी देख लो, 1,40,000। अब नॉन करंट लाइबिलिटी कहाँ है, ये दोनों मिला के नॉन करंट बन जाएंगे। ठीक है भाई, 7 और 2 9, 9,25,000, 9,25,000। तो इस तरह से ये नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। तो 17,40,000 में से आपको 10,65,000
1000 को लेस करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे जाके लेस ऐसे कर लीजिए और आपका आ जाएगा 6,75,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,75,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये रहा इक्विटी एंड टोटल से डिवाइड में, तो ये आपका इक्विटी ही तो निकला है, शेयर होल्डर फंड निकला ना ये, तो 6,75,000 डिवाइड में 70,40,000। बट ये इसमें देखो यहाँ पे परसेंटेज में निकल रहा है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 लगाना पड़ेगा, बट स्पेशल नहीं है कि परसेंटेज में निकालना ही है, मर्जी है। तो अगर है तो अब कर लो। तो 3 0 तो ये कैंसिल हो गई है। ठीक है, 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा 6,750 डिवाइड में 174। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर ये 38.79% ही आएगा, डोंट वरी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आ गया है हमारा लास्ट एंड फोर्थ रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये थोड़ा डिफरेंट है सबसे, इसको डेब्ट सर्विस रेशो भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, अनुपात ब्याज तथा कर के पूर्व लाभ की राशि की स्थायी ब्याज की राशि से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, तो इंटरेस्ट भी और इनकम टैक्स भी ध्यान रखना है, वो बिफोर बना के प्रॉफिट को तब लिखना है। और नीचे लिखेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, तो नीचे डिवाइड में चार्जेस रहेगा और हमारा ये आंसर है जो टाइम्स में निकलेगा। एक स्पेशल बात ये है, ना कि परसेंटेज में। तो ये यही बताना चाह रहा है कैसे करना है, इसके लिए स्पेशल तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और कैसे करेंगे देखिएगा एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें कहता है कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड करना है और नीचे कमेंट भी देना है। क्या क्या गिवन है कंडीशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है और रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है और 15% डिवेंचर 2 लाख रुपये दे रखे हैं। फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था आपको, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला बनेगा इसका कि प्रॉफिट जो आप लेंगे यहाँ पे वो बिफोर का लेंगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग क्या क्या लेना भाई, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम टैक्स जो भी है, और डिवाइड में रहेगा आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब आप कहेंगे जी ये चार्जेस फिक्स कैसे निकलेगा, भाई जो भी आपके पास परसेंटेज निकालना है उसी का आप पकड़ो और निकाल दीजिए परसेंटेज। जैसे डिवेंचर के आगे 15% लिखा हुआ है, तो 2 लाख डिवेंचर हैं, तो 2 लाख का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में 100 करेंगे तो कैंसिल कर देना, 30,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया जो यहाँ पे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कई बार बोल रखा हो तो आप अलग अलग को निकाल के फिर प्लस कर देंगे। जैसे अलग अलग इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं ना, भाई मोर्टेज लोन पे 10% है, 10 उसका निकाल लो, डिवेंचर है 12 है, 12 उसका निकाल लो। और भी अलग ब्याज हो तो वो निकाल के सारे ब्याजों को फिर प्लस कर दो तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस निकल जाएंगे। तो यहाँ का तो पता चल गया आपको अमाउंट। अब बात आ गया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे दे रखा आपको पहले से प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, वो है 1,98,000 रुपीज़। तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं पहले से ही, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो आपको बना के दे रखा है 1,98,000। ठीक है, और जो टैक्स की रेट है, टैक्स का रेट है वो है 40%। तो अब हमें यही बात समझनी है भाई, यहाँ से हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बिफोर में बदलना है और ये हमारा आफ्टर में है। तो यही समझना है और यही हमारा टॉपिक अब। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का, ये समझना बड़ा ही ज़बरदस्त। तो आप अपना ध्यान लगातार लगा के रखिए, आपको अपने आप समझ आएगा। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और परसेंटेज में हमारे पास टैक्स भी है, तो हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लेट कर लेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना वो हम 100 लेट कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 100 लेट कर लिया, टैक्स हमारे पास 40 है %, तो ये 100% है मतलब। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए टैक्स को जब लेस करते हैं ना, टैक्स को जब हम लेस करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो हमारा निकल के आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस बात का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपने पिछले जो वीडियोस देखे 6ठे चैप्टर में 7वें चैप्टर में जो आपने इनकम
एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला बनाया था ना, तो उसमें ऐसे ही किया गया था। तो 100 में से आप 40 टैक्स लेस कर देंगे तो 60 आपका क्या आ गया, 60% आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इस बात को आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा समझ। अब आप यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाएंगे कि इफ़, क्योंकि आपको पता है ना क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दे रखा 1,90,000 ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरह की हेडिंग बनाएंगे, इफ़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 ये रहा, ठीक है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था भाई 100, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 100 डिवाइड में 60। दिख नहीं रहा है तो अब देखो, फिर यहाँ लिखें इफ़ प्रॉफिट, ये भैया अकाउंट में भी नहीं है, ऐसे मैंने अपने माइंड से आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,98,000, ठीक है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहेगा। तो इस तरह से आप करेंगे 100 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई 1,98,000 और इसको कैंसिल करेंगे, आप कहीं से भी कर लीजिए, और ये आएगा आपका भाई 3,30,000। क्या आ गया ये 3,30,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग टैक्स वैक्स ये आ गया आपका। तो अब ये जो आपका आया है 3,30,000, ये क्या आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, बट हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इंटरेस्ट हो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक तो 3,30,000 आ ही गया है, और 30,000 आपका इंटरेस्ट है, तो 3,60,000 आपका आ गया है, ठीक है, वो कंप्लीट ऊपर जो यहाँ पे लगेगा। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला क्या था भाई आपका, फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल में प्रॉफिट ये वाला बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 3,60,000 डिवाइड में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस वो निकला 30,000 और कैंसिल करो 12 आया। तो बताया था मैंने टाइम्स में निकलेगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो ये था इंटरेस्ट कवरेज रेशो फार्मूला, जो इन पिछले 3 फार्मूले से डिफरेंट था, बट मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से सिखाने की। आप प्रैक्टिस करें, 1-2 क्वेश्चन करें, आपको अच्छे से आएगा, पक्का आएगा। और फिर नेक्स्ट रेशो में मिलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी रेशो में। तब तक आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।